डियर स्टूडेंट्स, आज हम पेपर 5 यूनिट 2 का जो टॉपिक कर रहे हैं वो है वोकेबलरी। आपको याद होगा कि जो बेसिक टॉपिक है वो है कंपोनेंट्स ऑफ रीडिंग को कैसे असेस करते हैं और उसमें हम फोनेमिक अवेयरनेस, फोनिक्स, फ्लुएंसी ये कर चुके हैं। आज जो चौथा कंपोनेंट है वो वोकेबलरी करते हैं। वोकेबलरी सिंपल भाषा में हम उसको कहते हैं शब्द संपदा, वर्ड स्टॉक, जो हर व्यक्ति कुछ शब्दों का प्रयोग करता है, लिखते हुए, पढ़ते हुए, बोलते हुए, सुनते हुए, वो सारे शब्द मिल करके उसकी वोकेबलरी बनाते हैं। सिंपल भाषा में शब्दों के अर्थ की जानकारी होना, ताकि हमारी जो वर्किंग लैंग्वेज है वो स्ट्रांग हो, उसी को हम वोकेबलरी कहते हैं। रीडिंग के कॉन्टेक्स्ट में, खासकर रीडिंग इंस्ट्रक्शन के कॉन्टेक्स्ट में, वोकेबलरी का मतलब है कि वे शब्द जिनका जानना बच्चों के लिए ज़रूरी है ताकि वो टेक्स्ट को ठीक से समझ पाएँ। शब्द की मीनिंग जो है वो 2 तरीके से हम समझ सकते हैं। वर्ड के बारे में जानना एक तो डेफिनिशन नॉलेज है और दूसरे को हम कॉन्टेक्सचुअल नॉलेज कहते हैं। डेफिनिशन नॉलेज, जैसे आप डिक्शनरी खोलते हैं, एक शब्द आप उसमें ढूँढते हैं और उस शब्द का अर्थ उसके आगे दिया रहता है, वो डेफिनिशन नॉलेज है। लेकिन आपने ये भी महसूस किया होगा कि एक शब्द कहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, किस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल हो रहा है, उस पे उसका अर्थ निर्भर करता है। तो शब्दों को जानना, शब्दों को समझना, इसका सिर्फ ये मतलब नहीं है कि हमें उसका सिर्फ शाब्दिक अर्थ पता हो, बल्कि रिसर्चेस बताती हैं कि शाब्दिक अर्थ पता होने से टेक्स्ट हम समझ जाएं, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अलग-अलग कॉन्टेक्स्ट में एक ही शब्द अलग-अलग रूप ले लेते हैं। तो डेफिनिशन नॉलेज, जैसा मैंने कहा, कि ये लिटरल मीनिंग है, डायरेक्ट मीनिंग है, अ, और जो कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग है वो कॉन्टेक्स्ट से आता है। कॉन्टेक्स्ट शब्द को थोड़ा-सा हम समझते हैं। कॉन्टेक्स्ट को सिंपल भाषा में आप समझें, जो टेक्स्ट को जो चीज़ भी सराउंड करती है, वो कॉन्टेक्स्ट है ना? तो एक शब्द के आगे-पीछे के जो शब्द हैं, वो शब्द का कॉन्टेक्स्ट है। एक वाक्य के आगे-पीछे के जो वाक्य हैं, वो उस वाक्य का कॉन्टेक्स्ट है। एक पैसेज के आगे-पीछे के जो पैसेजेस हैं, वो उस पर्टिकुलर पैसेज के कॉन्टेक्स्ट हैं, सो ऑन सो फोर्थ। सो कॉन्टेक्स्ट जो है वो रियल मीनिंग देता है और रियल कॉम्प्रिहेंशन में उसी से मदद मिलती है। मैं आपको 1-2 एग्ज़ाम्पल उसके यदि बताऊँ, तो जैसे चलो हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। अब एक अ, कंप्यूटर पार्ट्स की दुकान में यदि आप माउस कहते हैं, तो उसका मतलब कुछ और है। और अब बच्चों को एक स्टोरी सुना रहे हैं चूहे बिल्ली की, वहाँ माउस कहते हैं तो उसका कुछ मतलब और है। फल की दुकान में एप्पल का मतलब कुछ और है और मोबाइल के दुकान में, लैपटॉप की दुकान में एप्पल का मतलब कुछ और है। उसी तरह से जैसे एक शब्द और लेते हैं, ओके, है ना? अंग्रेजी में शब्द है ओके, जिसको हिंदी में आप ठीक कह लें। अब ठीक का जनरल डिक्शनरी या ओके का जनरल डिक्शनरी में मतलब देखें तो इसका मतलब होता है राइट। लेकिन ओके कितनी जगहों पे, कितनी अ, कॉन्टेक्स्ट में कितने अलग अर्थ लेता है। जैसे मैं आपको देखता हूँ और आप मुझे थोड़े उदास लगते हैं, तो मैं आपसे पूछता हूँ, आर यू ओके? अब यहाँ ओके का एक मतलब है। और आपकी शर्ट टंगी है, मुझे बहुत पसंद आई और मैं कहूँ, कैन आई टेक दिस? इज़ इट ओके इफ आई टेक योर शर्ट? तो मैं आप देख रहा हूँ आप सहमत हैं या नहीं है। पहले मैं आपकी में फीलिंग देख रहा था, आर यू ओके? अब मैं पूछ रहा हूँ, इज़ इट ओके इफ आई टेक योर शर्ट? फिर मैंने किसी आपने किसी की तारीफ़ की, बहुत बढ़िया गाता है। मैंने उसका गाना सुना, मैंने बोला, यस, ही वाज़ ओके। अब यहाँ पर ओके का जो मतलब है, वो आपने देखा होगा कुछ और है। तो एक ही शब्द है, अलग-अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग-अलग मतलब लेता है। तो जब हम वोकैब्युलरी ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, तो हमारा पर्पस सिर्फ डेफिनिशन नॉलेज नहीं है। कॉन्टेक्सचुअल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और कई बार स्टूडेंट्स, मैंने देखा है कि वो नया शब्द कहीं पढ़ते हैं तो डिक्शनरी में उसका मीनिंग देखते हैं और लिख लेते हैं। उससे वर्ड पावर स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, और यदि होगी भी तो टेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन में उतना कंट्रीब्यूशन उससे नहीं होगा। इसीलिए कॉन्टेक्सचुअल नॉलेज पे हमारा फोकस बहुत ज़रूरी है। रीडिंग के, जैसा आपको पता ही है कि प्राइमरीली 2 कंपोनेंट हैं, वर्ड को पहचान लें और उसको समझ लें। तो जो वोकैब्युलरी है वो हमें समझने में मदद करता है।
वोकैब्युलरी कई तरीके की हो सकती है, कई टाइप की मेरी और आपकी वोकैब्युलरी होती है। लिसनिंग वोकैब्युलरी है, जो यदि हम नहीं जानेंगे तो लोग क्या कह रहे हैं हम नहीं समझ पाएँगे। तो आपको पता ही है कि लिसनिंग वोकैब्युलरी हमारी कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि लोग बातचीत में उतने कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करते। तो जो लोग कह रहे हैं वो मैं समझ पा रहा हूँ, जिन शब्दों को, वो मेरी लिसनिंग वोकैब्युलरी है। फिर जब मैं खुद बोल रहा हूँ तो कौन से शब्दों का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो मेरी स्पीकिंग वोकैब्युलरी है। रीडिंग वोकैब्युलरी जब मैं पढ़ता हूँ तो कौन से शब्दों को समझता हूँ और जब मैं एक्चुअली लिखता हूँ तो कौन से शब्दों का इस्तेमाल करता हूँ। आई थिंक यू वुड एग्री कि हमारी जो सबसे कम वोकैब्युलरी है वो राइटिंग में दिखती है और सबसे ज़्यादा जो वोकैब्युलरी है वो लिसनिंग में दिखती है, क्योंकि कन्वर्सेशन के दौरान लोग उतने कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करते। तो ये भी एक चैलेंज है। चैलेंज ये है कि कैसे हम अपनी राइटिंग वोकैब्युलरी पे फोकस करें और वुड आई थिंक यू इट इज़ वेरी क्लियर टू यू कि राइटिंग वोकैब्युलरी हमारी स्ट्रॉन्ग तब होगी जब हमारी रीडिंग वोकैब्युलरी स्ट्रॉन्ग है। लिसनिंग और स्पीकिंग की वोकैब्युलरी हमारी बहुत कुछ डिपेंड करती है कि हमारे आस-पास जो लोग हैं वो कैसे हैं। मैं जैसे मुझे याद है कि जब मैं हिंदी क्षेत्र से एक ऐसे क्षेत्र में आया जहाँ अंग्रेज़ी ज़्यादा बोली जाती थी। वहाँ मैं अपनी साधारण हिंदी भी बोलता था, तो लोगों को लगता था कि ये कुछ दिखा रहा है अपनी भाषा के ज्ञान के बारे में, जबकि ऐसा नहीं था। वो भाषा के जो शब्द थे वो नेचुरली मैं वैसे ही बोलता था, लेकिन बाद में मैंने उन शब्दों के प्रयोग के पहले ये ध्यान रखने लगा कि जो शब्द मैं प्रयोग कर रहा हूँ, अगले को वो समझ में आएगा कि नहीं। तो आपकी अपनी वोकैब्युलरी लिमिटेड रखनी पड़ती है स्पीकिंग के टाइम में। सो बेसिकली इस स्लाइड का पर्पस ये है कि हमारा जो फोकस है अभी वो रीडिंग वोकैब्युलरी बिल्ड करने पे है, क्योंकि असम्पशन ये है कि एक बार आपकी रीडिंग वोकैब्युलरी बिल्ड हो जाती है तो राइटिंग वोकैब्युलरी बिल्ड करना कंपैरेटिवली ईज़ी हो जाता है। इसी को एक डायग्राम के रूप में भी देखा गया है। ओरल वोकैब्युलरी जो लिसनिंग और स्पीकिंग से लिंक्ड है। रिटन वोकैब्युलरी जो रीडिंग और राइटिंग से लिंक है। लिसनिंग और रीडिंग को हम रिसेप्टिव वोकैब्युलरी भी कहते हैं। इसके द्वारा हम जो हमारे चारों ओर प्रिंटेड फॉर्म में या ओरल फॉर्म में अवेलेबल है उसको समझते हैं। और दूसरी जो वोकैब्युलरी है वो स्पीकिंग और राइटिंग की, वो बेसिकली एक्सप्रेसिव वोकैब्युलरी है। तो आई होप कि आपको ये कम्युनिकेशन के जो 4 बेसिक स्किल्स हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, उसमें 2 रिसेप्टिव, 2 एक्सप्रेसिव है, 2 ओरल है और 2 रिटन है। तो ये डायग्राम मेरे ख्याल से आपको यूज़फुल लगेगी। हमारा फोकस अभी तो ऑब्वियसली रिसेप्टिव वोकैब्युलरी पे है, लेकिन आई एम श्योर इट इज़ वेरी क्लियर टू यू कि रिसेप्टिव वोकैब्युलरी हमारी स्ट्रॉन्ग होगी, तभी हमारी एक्सप्रेसिव वोकैब्युलरी स्ट्रॉन्ग हो पाएगी। अब हम देखते हैं कि एक्चुअली जो वर्ड नॉलेज की हम बात करते हैं, उसके भी स्तर होते हैं और विद्वानों ने जिन्होंने इस पे शोध किया है, उन्होंने देखा कि 3 लेवल्स हैं वर्ड नॉलेज के। एक तो भई कुछ वर्ड हैं जो कंप्लीटली अनफ़ैमिलियर, हमने सुना ही नहीं है, होता क्या है, उसके अर्थ के बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। जैसे आजकल मैं एक जेंडर पे एक किताब लिखी है किसी ने, मैं उसको ट्रांसलेट कर रहा हूँ। उसमें कई शब्द ऐसे मिल रहे हैं जो मैंने पहली बार सुना है। तो वो जो शब्द हैं, वो अननोन है मेरे लिए, है ना? तो वो अननोन शब्द है। एक्वेंटेड, ये फ़ैमिलियर तो है, हमें उसका बेसिक मीनिंग पता है, बट बहुत क्लैरिटी से नहीं पता। और तीसरा एस्टेब्लिश्ड, कि ना केवल वर्ड फ़ैमिलियर है, बल्कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, उसकी भी मुझे सेंस है। तो वोकैब्युलरी में हमने देखना है कि अननोन है कुछ, उस पे फ़ोकस करना है। कइयों को हम जानते हैं, लेकिन एग्ज़ैक्टली क्या कॉन्टेक्स्ट है, वो हमें नहीं पता होता और कइयों के हमें उसके सारे जो इन्फ्लेक्शंस हैं, वो हम ईज़िली समझते हैं। तो ये वर्ड नॉलेज के लेवल हैं। तो हमने को बच्चों को अननोन से एक्वेंटेड और एक्वेंटेड से एस्टेब्लिश्ड तक ले जाना है। तो ये आपको एक तरह का रोड मैप देता है वोकैब्युलरी इंस्ट्रक्शन में। पहले तो हमें ये पता करना होगा कि कौन से शब्दों के अर्थ बच्चों को नहीं पता है। कौन से शब्द ऐसे हैं जिनका अर्थ तो पता है बट उनके डिफरेंट कॉन्टेक्चुअल मीनिंग्स नहीं पता, और कौन से ऐसे शब्द हैं जिनके बारे में बच्चों की जो वर्ड नॉलेज है वो एस्टैब्लिश्ड है। वर्ड लर्निंग के 4 तरीकों के बारे में बात होती है। एक तो तरीका है कि भई वर्ड नोन है, लेकिन उसकी नई शाखा
नई मीनिंग हमारे सामने निकल के आती है। जैसे बच्चों को ट्री के ब्रांच के बारे में पता है, बचपन में ही हम अ, बता देते हैं कि ये पेड़ है और ये जड़ है और उसकी ये शाखाएँ हैं, ब्रांच। लेकिन जब बच्चा एसएसटी में आता है, वहाँ देखता है देयर इज़ समथिंग कॉल्ड ब्रांचेज़ ऑफ अ रिवर, ज्योग्राफी में पढ़ रहा है, सिविक्स में पढ़ रहा है ब्रांचेज़ ऑफ गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव। तो आप देख रहे हैं कि जो एक बच्चा नोन वर्ड था ब्रांच, लेकिन वो जानता था ब्रांच मतलब पेड़ की शाखाएँ। लेकिन जब एसएसटी पढ़ना शुरू करता है, तब वो देखता है कि ब्रांच का मतलब तो सरकार की भी शाखाएँ हो सकती हैं, नदियों के ब्रांचेज़ हो सकती हैं। तो ये है लर्निंग ए न्यू मीनिंग फॉर ए नोन वर्ड। दूसरा है लर्निंग द मीनिंग फॉर ए न्यू वर्ड रिप्रेजेंटिंग अ नोन कॉन्सेप्ट। बच्चों को गोल-गोल चीज़ों के बारे में उन्होंने बच्चों ने ग्लोब भी देखा है, फुटबॉल भी देखा है, लेकिन ये नहीं पता, ये जो शेप है उसको स्फेयर कहते हैं। तो नोन कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नोन था कि ये स्फेयर है, लेकिन स्फेयर के लिए वर्ड क्या है? ऐसी आकृतियों को बोलते क्या हैं? बच्चों को फॉर एग्ज़ाम्पल क्रिम्सन कलर पता है, लेकिन इस कलर को क्रिम्सन कहते हैं ये नहीं पता। तो ये दूसरे तरीके हैं, दूसरा तरीका है शब्द को सीखने का। एक तो हम नोन वर्ड की न्यू मीनिंग देखें। दूसरा जो नोन कॉन्सेप्ट है उसको हम वर्ड में देखें। जैसे बहुत सारे हर विषय में आपको बहुत सारे ऐसे शब्द मिलेंगे जैसे कोई एक्टिविटी करवाई, एक्टिविटी करवाने के बाद उस एक्टिविटी के बारे में जो चर्चा करते हैं, उसके लिए शब्द वो चर्चा तो करते रहते थे, लेकिन जब मैंने ट्रेनिंग में डिप्लोमा किया, तो वहाँ बताया गया कि मुझे कि उस चीज़ को हम डीब्रीफिंग कहते हैं। अब मुझे लॉजिक समझ में आ गया, क्योंकि जब एक्टिविटी शुरू करनी होती है, उसके पहले हम पार्टिसिपेंट्स को ब्रीफ करते हैं कि भई हम ये करेंगे, ऐसे करेंगे, ये करेंगे, ये उद्देश्य है। और जब कर लिया तो ऑब्वियसली फिर डीब्रीफ करेंगे। तो डीब्रीफ एक नया कॉन्सेप्ट था, हालाँकि ये शब्द ये कॉन्सेप्ट नया नहीं था, कॉन्सेप्ट मुझे पता था कि इवेंट कराते हैं तो उसके बाद हम उसको उसके बारे में चर्चा करते हैं। लेकिन उसको डीब्रीफ कहते हैं, ये नया शब्द था मेरे लिए, तो ये दूसरा तरीका है वर्ड लर्निंग का। तीसरा है कि वर्ड भी न्यू है, कॉन्सेप्ट भी न्यू है। जैसे फोटोसिंथेसिस, नया कॉन्सेप्ट हो सकता है, या अभी जैसे मान लो आपको मैं आगे एक शब्द डिस्कस करूँगा, हेट्रोनिम। अब हेट्रोनिम हो सकता है आपके लिए शब्द भी नया हो और कॉन्सेप्ट भी नया हो। छोटे बच्चों की दृष्टि से फोटोसिंथेसिस का मैंने एग्ज़ाम्पल दिया है कि बच्चों को कॉन्सेप्ट के बारे में भी नहीं पता है और इस शब्द के बारे में भी नहीं पता है। और चौथा तरीका ये है कि नोन वर्ड की मीनिंग के डिफरेंट शेड्स को जानना। एग्ज़ाम्पल जो है रनिंग, जॉगिंग, ट्रॉटिंग, जैसे घोड़ा चलता है, उसको आप क्या बोलेंगे? अ, ट्रॉटिंग बोलेंगे। डैशिंग क्या है? स्प्रिंटिंग क्या है? अब आप एक तरह से देखें तो ये सारे दौड़ने के ही अलग-अलग न्यूएंसेस हैं। बट आई एम श्योर कि आप इसको डिक्शनरी में देखना, मैं अभी चर्चा नहीं कर रहा हूँ इनके क्या मतलब हैं। बट जो मेरा कहने का इंटेंट है वो आप समझ जाएँगे कि ये भी एक तरीका है कि आपको कॉन्सेप्ट भी पता है, वर्ड भी पता है, लेकिन उनके न्यूएंसेस क्या हैं? कौन से कॉन्टेक्स्ट में एंगर कहाँ पर वर्ड यूज़ होना है और एक्सस्पेरेशन कहाँ पे यूज़ होना है? एक्सस्पेरेशन में भी एंगर के ही शेड हैं, बट एंगर और फ्रस्ट्रेशन मिल जाती है तो एक्सस्पेरेशन होती है। तो जब आप वर्ड के न्यूएंसेस में जाते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है खासकर आप लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि एकेडमिक राइटिंग में न्यूएंसेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इमोशन और सेंटिमेंट क्या एक ही चीज़ है? आप कहते हो किसी को क्यों इमोशनल है और कहते हो सेंटिमेंटल है। अब ये दोनों के क्या न्यूएंसेस हैं? ये चौथा तरीका है शब्दों को सीखने का। अ, फिर एक और कॉन्सेप्ट मैं डिस्कस करूँ, साइंस एक्सपर्ट्स कहते हैं देयर इज़ समथिंग कॉल्ड वोकैब्युलरी टीएस। सतहें, लेवल्स हैं हमारे, है ना? स्तरों के सेंस में आप देखें, तो टियर 1 में क्या है? जिसको सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जिसको आप कन्वर्सेशनल वोकैब्युलरी भी कहते हो, वो हमारी कैसे बिल्ड होती है? आम बोलचाल की भाषा में, जैसे ये दीवार है, ये टेबल है, ये हैप्पी है, ये क्लॉक है, ये बेबी है। अब इन शब्दों को सिखाने की ज़रूरत नहीं है। इसको टियर 1 वोकैब्युलरी कहते हैं, जो स्पोकन लैंग्वेज में बच्चा सीख ही लेता है कि ये छत है, ये आकाश है, ये
टेबल है, ये घड़ी है, ये कुर्सी है, ये केक है, ये ब्रेड है, ये वेजिटेबल है। टियर 2 जो है ना, वहाँ से हमारी वोकैब्युलरी ट्रेनिंग शुरू होती है। ये एकेडमिक वोकैब्युलरी है जो कई विषयों में इस्तेमाल होती है। एनालाइज़, रिस्ट्रिक्ट, फाउंडेशन, ये सारे शब्द जो हम आम बोलचाल में इस्तेमाल नहीं करते, ये टियर 2 है। और टियर 3 जो है जिसकी लो फ्रीक्वेंसी वर्ड है जो बहुत स्पेसिफिक डिसिप्लिन्स में यूज़ होते हैं। मॉलिक्यूल फॉर एग्ज़ाम्पल या जो लेजिस्लेचर, टुंड्रा, अब आप देख रहे हो ये बहुत ही स्पेसिफिक टर्म्स हैं, जो बहुत लो फ्रीक्वेंसी टर्म्स हैं जिसका बहुत अधिक इस्तेमाल नहीं होता। ये विषय विशेष की ट्रेनिंग के दौरान उन शब्दों पे हम फोकस करते हैं। तो ये इसमें बेसिक मैसेज ये है कि हमको यूजुअली जब बच्चों की भाषा पे हम काम कर रहे होते हैं, तो आई कैन सी दैट यू कैन गेस कि हमारा फोकस टियर 2 पे होता है। टियर 1 की ज़रूरत नहीं होती है और टियर 3 की ज़िम्मेवारी लार्जली उस विषय के विशेषज्ञ, जैसे केमिस्ट्री के टर्म्स, ज्योग्राफी के टर्म्स, ये भी वोकैब्युलरी के पार्ट है, बट वो टियर 3 के हैं, जो एक डिसिप्लिन, स्पेसिफिक डिसिप्लिन में ही जिसका इस्तेमाल होता है। अब जो 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि आखिर वोकैब्युलरी इंस्ट्रक्शन क्या है और उसकी असेसमेंट कैसे होती है, ये हम नेक्स्ट